what do you understand by the synchronization? Nilesh? Synchronization means, sir, like we can prevent the methods. आपको पहले सिंक्रोनाइज, जब भी ऐसे बोले ना तो यू गिव आंसर. सिंक्रोनाइजेशन अपने आप में क्या है? इट्स अ मॉडिफायर, राइट? सिंक्रोनाइजेशन इज अ मॉडिफायर. और कहां कहां एप्लीकेबल है ये? वेयर वी कैन अप्लाई? नीलेश? मेथड एंड ब्लॉक्स, राइट? अब आगे आपको करना है शुरू. व्हाट डू यू वांट टू से? व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? If we are making method or block as synchronized, then what is the meaning of it? Ki one thread is allowed, at a time only one thread will execute. At a time only one thread is allowed to execute it, right? Yes, sir. Vikram, what do you understand by synchronization? So synchronization is a method, is a modifier which is applicable for methods and variables. No, not on variable. Methods and blocks. Sorry. है ना? It's okay. It allows only one thread to work. At a time only one thread allowed to execute. Okay. Yes, sir. That process, है ना? At a time only one thread is allowed to execute. Yes. Anjali, is it Anjali class or I'm forgetting the name of. क्या नाम है? Okay, Avantika. Avantika, what do you mean by this, synchronization? Sir, it is a modifier and applicable for method and blocks. Applicable method and block. And what we are achieving through it? What we are achieving through it? इससे हम क्या अचीव कर रहे हैं? इट इज रिजॉल्विंग डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, है ना? या आप ऐसे भी बोल सकते हो, एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू एग्जीक्यूट दैट मेथड एंड ब्लॉक. एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर लाइक ब्लॉक और इट्स अ मेथड. ओके, तो आप सभी लोगों को जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउ थिंक कि हाउ आई इसको मैं आंसर कैसे करूंगा या आंसर कैसे करूंगी. ओके, यू नीड टू थिंक इन दैट वे. If someone is asking what is the meaning of it, what kind of problem it is solving, and where we can use, how we can use, तो ये 4-5 अगर आपने what I can say study mental model कि आप what, why, where, how ऐसे करके आपने कुछ क्वेश्चंस बना लिए, तो this could be the study mental model कि हर टॉपिक को लो, उनसे 4-5 क्वेश्चंस खुद से कर लेना है बैठ के. आंसर कर पा रहे हैं, इट मीन्स वी नो. नहीं कर पा रहे हैं, हमें थोड़ा पढ़ना है उसके बारे में. Okay, so Surinder, what is synchronization? So it is a modifier to applicable method and blocks. And what we are achieving by using it? It's achieving an inconsistency problem. Inconsistency. And what else? If we are making method and block as a synchronized, then what is the meaning of it? At a time one third executed of that method or block. Good. Okay, yeah. Okay, good. लॉकिंग कॉन्सेप्ट किस किस को आइडिया है लॉकिंग कॉन्सेप्ट का? आज yesterday I faced one more question, तो ये डिस्कशन से है ना, क्वेश्चन से स्ट्राइक कर रहे हैं मेरे दिमाग में, बट इट्स ओके. इसमें रीड एंड राइट लॉक मेरे को पूछा कल उन्होंने. व्हाट इज रीड लॉक एंड राइट लॉक? रीड राइट लॉक क्या होते हैं? बट हम तो जो पढ़ रहे हैं ना, वो तो ऑब्जेक्ट लेवल पे हमने लॉक देखा, राइट? तो लॉक की भी अपने आप में कैटेगरी होती होगी. आई इसको थोड़ा सा मैं डिक करूंगा और वी विल सी. और एक हमें इसका वहां भी मिलता है, आई डोंट नो गाइस यू फोकस ऑन नॉट. कंकरेंट हैश मैप में इसका थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है. लॉकिंग का कॉन्सेप्ट वहां भी होता है कि वेक्टर का आप देखोगे तो सारे मेथड सिंक्रोनाइज होते हैं, हैश टेबल के ऑल मेथड सिंक्रोनाइज होते हैं, तो वो पूरे ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, है ना. बट कंकरेंट हैश मैप क्या करता है, या कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्या करती है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो
इंडेक्स जो बोल रहे हैं, एक जो बकेट के अंदर जो इंडेक्स होती है, वो जो पूरी एक एंट्री है, वो सेगमेंट को लॉक करता है, और सेगमेंट के अंदर भी वो क्या करता है, राइट लॉक ले लेता है, रीड नहीं लेता, वो रीड को रिलीज रखता है, जिससे अगर कोई बंदा कोई रीड करना चाहे तो वो रीड कर सकता है। हाँ, सेगमेंट क्या होता है सर? सॉरी, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट, हाँ यार, सेगमेंट जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो, ये जो टर्म है ये इसकी बात कर रहे हैं आप लोग। ऑलरेडी पता है कि जब मैं लिस्ट जब बना रहा हूँ तो लिस्ट में बहुत सारे एरे के अंदर बॉक्स नहीं बनाता हूँ ऐसे करके, सॉरी, ये जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसके अंदर जो मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, इसके अंदर क्रिएटिंग सम बॉक्स यार, सी ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसका इंडेक्स नंबर होगा सभी का, राइट? यस सर। इंडेक्स नंबर होगा, और ये जो, लेट मी पुट सम इंडेक्स नंबर हियर, 2 3 4 5। तो अगर ये वेक्टर है तो ये सबको पूरा उसको लॉक कर देगा, अगर ये वेक्टर है तो, या हेस्टेबल है तो पूरा लॉक कर देगा, ठीक है। अगर ये कंकरेंट हैश मैप है, ये सेगमेंट पूछा था ना, क्वेश्चन ये था, सेगमेंट मतलब एक ये वाला जो दिख रहा है, ये जीरो इंडेक्स वाला जो पोर्शन है, ये क्या, वन सेगमेंट, ये आपका दूसरा सेगमेंट है, ओके। तो कंकरेंट हैश मैप में क्या करता है, वो सेगमेंट बेस्ड लॉकिंग करता है, सेगमेंट बेस्ड लॉकिंग करता है। और इसमें भी आई थिंक इसको थोड़ा और डिग करके मैं बताऊंगा तो ज्यादा ठीक है, थोड़ा इस पे फाइंड करके, इसमें भी 2 लॉक होते हैं, रीड, एक राइट लॉक होता है। तो ये क्या करता है इधर, मैं हैश मैप की प्रॉब्लम बताता हूं, फिर देखते हैं कि कंकरेंट हैश मैप उसको कैसे रिजॉल्व कर रहा है। हैश मैप में क्या किया, आप इसमें से कुछ अगर चीजें इटरेट कर रहे हो, इटरेट करते समय आपने रिमूव कर दिया, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, उस केस में क्या करेगा, ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो कंकरेंट हैश मैप ने क्या किया, यहां पे ना सेगमेंट बेस्ड लॉकिंग लिया, और इस पे भी वो क्या करता है, राइट लॉक ले लेता है। मतलब आप इसमें राइट नहीं कर पाओगे, मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, बट आप रीड कर सकते हो, ओके, आप इसमें कर सकते हो, रीड आप कर सकते हो, बट राइट आप नहीं कर सकते इसमें, ओके। तो ये रीड राइट लॉक का कॉन्सेप्ट आई मीन थोड़ा सा उसमें मिलता है हमें किसमें, कंकरेंट हैश मैप में, बट वी विल सी। अभी ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग तो हमने देखा ना, ऑब्जेक्ट लेवल में लॉक किस मेथड लेवल होता है गाइस, या ऑब्जेक्ट लेवल लॉक होता है, बताइए आप मुझे। ऑब्जेक्ट लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल। तो जब भी कोई मेथड सिंक्रोनाइज मेथड एग्जीक्यूट करेगा, एनी थ्रेड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द सिंक्रोनाइज मेथड। कोई अगर थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट, अच्छा, मेथड को एग्जीक्यूट से मतलब मेरा क्या है, मुझे मेथड कॉल करना है, हाउ आई कैन कॉल? सर क्लास के नेम से कर सकते हैं, यदि वो स्टैटिक है तो। स्टैटिक नहीं, नॉर्मल इंस्टेंस है, देन उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ऑब्जेक्ट बना के ना, वी हैव टू नो, ऑब्जेक्ट बना के हम उसको कॉल करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट की मदद से जब उसको कॉल करेंगे हम लोग, तो उस केस में अगर वो मेथड सिंक्रोनाइज्ड हुआ तो थ्रेड क्या करता है पहले, व्हाट थ्रेड इज गोइंग टू डू, एनीवन कैन टेल, कोई भी बता सकता है इसमें, आप बताइए प्लीज। अगर वो सिंक्रोनाइज्ड मेथड लॉक कॉल, लगा लेते, हाँ सॉरी, थ्रेड फर्स्ट भी ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा देगा ना, ऑब्जेक्ट पे लॉक लगा देगा नहीं, वो ऑब्जेक्ट से लॉक लेगा, ऑब्जेक्ट से क्या लेगा वो, हाँ आप सही बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट पे लॉक लगा देगा, ये भी एक अच्छी टर्म है। तो जब वो ऑब्जेक्ट को लॉक कर देगा तो दूसरा थ्रेड ऑब्जेक्ट को ही कॉल नहीं कर पाएगा, तो फिर उससे वो कैसे कॉल कर सकता है अदर मेथड को, राइट, अदर सिंक्रोनाइज को कैसे कॉल कर सकता है, राइट। तो सिंक्रोनाइज मेथड के लिए वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ले लेता है, ओके, और फिर दूसरा थ्रेड उस ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं कर पाएगा जब तक कि ऑब्जेक्ट रिलीज ना हो। सिंक्रोनाइज मेथड, सर सिंक्रोनाइज अगर मेथड है तो सर वो क्लास लेवल लॉक लेगा ना, स्टैटिक मेथड है तो क्लास लेवल लेगा ना, अभी नॉन स्टैटिक की बात हो रही है, इंस्टेंस मेथड की बात हो रही है, ठीक है।
अगर इंस्टेंस मेथड है तो वो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लेता है, ठीक है। अगर स्टैटिक है तो क्लास लेवल लॉक लेता है। बट रीड राइट लॉक क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे, जैसे लॉक आपने बोला ना, तो वो लॉक के बारे में फिर आपसे पूछने वाला ठीक से। यस सौरभ। हाँ, आपका शायद क्लास कल छूटी हुई है इसलिए थोड़ा सा है ना, तो हम लोगों को पेज नंबर क्या था यहाँ पे। लॉक सर मुझे भी समझना है, कल समझ में नहीं आया था ठीक से। देखो लॉक का क्या है, इधर बड़ा स्वीट इन्होंने स्टोरी एक्सप्लेन की है इसमें, तो उसको देख लेते हैं अपन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में अभी आएंगे। तो देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक एंड वेयर इज सिंक्रोनाइज क्लास लेवल लॉक अभी आते हैं। बट आई वांट कि ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट यू नो जब हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, थ्योरी पता होगी, देन ओनली प्रैक्टिकली वी अंडरस्टैंड इट। एवरी ऑब्जेक्ट, ये क्या बोल रहे हैं, सिंक्रोनाइज का बेसिक तो नेचर हमें पता है। सिंक्रोनाइज का बेसिक नेचर हमें पता है कि सिंक्रोनाइज क्या है, अपने आप में एक मॉडिफायर है। मेथड ब्लॉक पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और बेसिकली वी आर यूजिंग इट तो वन टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू एग्जीक्यूट। ये हमें इसकी बेसिक नेचर मालूम है। सभी लोग एग्री करते हो इससे? किसी का इसमें कोई डाउट? यस सर। सिंक्रोनाइज ही नहीं पता कि क्या है तो फिर आगे हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमें बेसिक नेचर उसकी पता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये अब सोचो ना कि ऐसा कैसे होता होगा कि एक बार में एक ही थ्रेड अलाउ होगा। ऐसा कुछ तो थ्रेड के पास, मतलब कुछ तो थ्रेड ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाता होगा, कुछ तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाता होगा थ्रेड, जिससे दूसरा थ्रेड उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एवरी अब ये आती है कि किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें उस क्लास का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट की मदद से आपने उसको कॉल किया। तो अब देखने से तो हमें ऐसा लगता है सिंक्रोनाइज कीवर्ड मेथड पे लगाया है और हमें लग रहा हो कि मेथड को लॉक कर लिया इसने। नहीं, इसमें क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा हैज यूनिक लॉक। लॉक मतलब जो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास किसी रूम का मतलब ना लॉक है, आप उसको लॉक कर दो। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के पास एक अपना खुद का एक लॉक होता है। सो ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है। इज दिस ऑब्जेक्ट इज सरप्राइजिंग यू गाइस? ये ऑब्जेक्ट हम आपको सरप्राइज तो नहीं कर रही है कहीं? किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। आपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस करा लिया स्टूडेंट के अंदर या S1 के अंदर, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा हैज यूनिक लॉक सिंक्रोनाइजेशन। यूनिक लॉक सिंक्रोनाइजेशन कौन सा? यूनिक मतलब आई मीन यू नो, जैसे बोलते हैं ना, वो एक ही है उसके पास, है ना। कॉन्सेप्ट इंटरनली इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग दिस लॉक। तो सिंक्रोनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी लॉक को लेके इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया है। Whenever we are using synchronization, then only lock concept will come into picture. तो जब भी सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंटेशन करने की बात आएगी, लॉक का यूज होने वाला है। लॉक को यूज करेगा कौन? यूज करेगा, हु इज गोइंग टू यूज गाइस? बताइए जरा, लॉक को कौन यूज करने वाला है? ऑब्जेक्ट थ्रेड पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ऑब्जेक्ट तो पहले से ही है ना उसके पास, थ्रेड यूज करेगा उसको। कौन यूज करने वाला है? थ्रेड, है ना। ये प्रॉब्लम अब शुरू हुई हमारी मल्टी थ्रेडिंग में हुई ना, कि एक से ज्यादा प्रोसेस हुई तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ कंट्रोल हम कर सकते हैं उसमें, राइट। ये डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना आए, तो लॉकिंग मैकेनिज्म उसमें रोल प्ले कर रही है। Whenever we are using synchronization, then only lock concept will come into picture. अपने से ऐसे ही नहीं आ जाना है कि जब आप सिंक्रोनाइजेशन यूज करोगे तभी लॉक अनेबल होगा, तभी लॉकिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली नो स्टार्ट होगा। इफ अ थ्रेड वांट्स टू एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज्ड मेथड, जिस मेथड को आपने सिंक्रोनाइज्ड किया है और कोई थ्रेड उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। आप बताइए जरा, किसी मेथड को आपने सिंक्रोनाइज किया है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से ही कॉल करेंगे उसको। तो ये बोल रहे हैं कि पहले फर्स्ट इट हैज टू गेट द लॉक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जो थ्रेड है ना, उसे पहले ऑब्जेक्ट का लॉक लेना होगा। इट विल गेट द लॉक। वंस अ थ्रेड गेट अ लॉक, जैसे ही थ्रेड को लॉक मिल जाता है
गेट कर लेता है, इट अलाउ टू एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज मेथड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो फिर वो किसी भी सिंक्रोनाइज मेथड को अब उसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, लॉक के साथ में। लॉक के साथ में क्यों करेगा? क्योंकि दूसरा थ्रेड कहीं उस मेथड को एग्जीक्यूट ना कर ले। बट अभी भी मैं बताऊं आपको, अगर नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है उनमें कोई लॉकिंग वॉकिंग का कॉन्सेप्ट एनेबल नहीं होता, इवन दो ऑब्जेक्ट के पास तो लॉक है, बट वो अभी भी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे नॉन सिंक्रोनाइज मेथड। वंस सिंक्रोनाइज मेथड कंप्लीट्स, जैसे आपने जो मेथड सिंक्रोनाइज बनाया है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, देन ऑटोमेटिकली लॉक विल बी रिलीज्ड। तो लॉक क्या हो जाएगा गाइस? रिलीज हो जाएगा। लॉक रिलीज होगा इसका मतलब क्या है? किसी दूसरे थ्रेड को चांस मिल जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो फिर लॉक ले लेगा। तो बताइए जरा, लॉक किस केस में थ्रेड लेता है? बताइए आप लोग मुझे, थ्रेड किस केस में लॉक लेगा? अगर सिंक्रोनाइजेशन मॉडिफायर लगाओ तो। एब्सोल्युटली, अगर किसी मेथड या ब्लॉक में आपने सिंक्रोनाइज मॉडिफायर यूज किया है, उस केस में थ्रेड क्या करेगा? लॉक ले लेगा उस ऑब्जेक्ट में। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो लॉक को यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो देयर इज अ क्वाइट important relations between synchronize and lock. While a thread executing any synchronized method on the given object, the remaining thread are not allowed. तो remaining thread क्या करेंगे? Not allowed to execute any synchronized method. वो किसी भी synchronized method को वो execute नहीं कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट का यूज करके, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके वो किसी भी सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल नहीं कर पाएंगे एट इट उसी समय। बट रिमेनिंग थ्रेड्स, एक से ज्यादा थ्रेड्स हुए तो एक से ज्यादा थ्रेड्स के लिए आपका ये सिंक्रोनाइजेशन काम नहीं करेगा। एक से ज्यादा थ्रेड हुए तो उसमें क्या होगा ना, एक से ज्यादा तो थ्रेड तो हो बट ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए। एक से ज्यादा थ्रेड हुए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हुए, तो उस केस में क्या होगा? दूसरा थ्रेड दूसरे ऑब्जेक्ट पे लॉक लेके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, वहां आपका सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाएगा। तो ये हमें इसको वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंक्रोनाइज्ड का एक्चुअल में यूज तभी है जब आपका ऑब्जेक्ट एक ही हो, मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली उस ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी सिंक्रोनाइज मेथड, किसी मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उस मेथड को सिंक्रोनाइज कर दोगे, तो देन एक्चुअल में ये क्या करेंगे? वी कैन overcome the problem of data inconsistency. We can overcome the problem of data inconsistency. Okay, तो now we can see here कि जहां इन्होंने देखो क्या किया है, synchronize M1, synchronize M2, non synchronize M3। जब X का ऑब्जेक्ट बना के अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूं M1 को, तो पहले क्या करेगा? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे इन्होंने क्या किया, T बनाया है, T, जैसे ही इन्होंने M1 को कॉल किया तो क्या किया? थ्रेड पर क्या ले लिया इन्होंने? T1 थ्रेड कैन लॉक्ड द X ऑब्जेक्ट, इसने लॉक अनेबल कर लिया उस ऑब्जेक्ट पे। जैसे ही अनेबल कर लिया, अब कोई दूसरा थ्रेड है ना, इस सिंक्रोनाइज को मेथड को और इस सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल नहीं कर सकता जब तक कि पहला वाला जो थ्रेड है वो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता है। तब तक अब क्वेश्चन ये आता है, कोई नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है, इसको तो अदर थ्रेड कॉल कर ही सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप देखिए यहाँ पे T1 पे लॉक लिया, T2 T3 ऑब्जेक्ट हैं वो अलाउड नहीं है इस पे बट T4 M3 को तो कॉल कर ही रहा है। ओके, या हम ऐसे कहें कि T4 हमारा इसमें ना इसको नॉन उसको कॉल कर सकता है ना, जो नॉन सिंक्रोनाइज है उसको तो कॉल कर सकता है, बट आपका ये इनको नहीं कर सकता क्योंकि इस पे तो उसने अभी क्या ले रखा है? लॉक ले रखा है। इट इज एन ऑब्जेक्ट एसोसिएट विद फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। नॉन सिंक्रोनाइज मतलब ऑब्जेक्ट में वर्क कर सकता है प्रोसेस? नॉन सिंक्रोनाइज तो अभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, उसमें तो लॉकिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो फिर जो थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड है M1, थ्रेड सिंक्रोनाइज नहीं है, मेथड अगर सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब जो M1 थ्रेड है तो वो भी M1 थ्रेड प्रोसेस कर नहीं रहा है, है, M1 मेथड है।
M1 जो क्या है यहाँ M1 पे? है, हाँ। जो M1 मेथड है सिंक्रोनाइज्ड है, वो और M3 मेथड जो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे। हाँ, अब कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंक्रोनाइज्ड है M1 और ये क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है M3। अब आपने क्या किया कि T1 थ्रेड से आप एग्जीक्यूट करा रहे हो इस M1 को, ठीक है, T1 से आप एग्जीक्यूट करा रहे हो M1 को, तो T2, T3, T4 इस M1 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस केस में इसने क्या ले लिया, इस पे लॉक ले लिया। बट T2, T3, T4 अभी भी इसको तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं M3 को, क्योंकि यहाँ कोई लॉकिंग मैकेनिज्म आपका अलाउ नहीं है। तो फिर सर जो M1 है सिंक्रोनाइज्ड है, तो फिर उसकी भी एफिशिएंसी कैसे रहेगी फिर? कैसे एफिशिएंसी से आपका क्या मतलब है? मतलब जैसे, मतलब सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ही करेगा, एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, एग्जीक्यूट करेगा। करेक्ट। पर M3 तो सिंक्रोनाइज नहीं है, M3 भी M3 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम। तो इसमें कह रहे हैं कि जो M1 मेथड है और M1 मेथड के अंदर वो लॉजिक लिखा हुआ है जो टिकट बुकिंग का लॉजिक है ना, जहां इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी ना सिंक्रोनाइज के बाद भी? बाद में आ जाए, इसमें जो लॉजिक है वो लिखा हुआ है। जैसे आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो तो एक से ज्यादा देख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, राइट? बट नहीं टिकट सर, आप एक बार में, ये कह रहा था हाँ हाँ कि जैसे सिंक्रोनाइज्ड M1 है, ठीक है, वो अपना वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब, और M3 सिंक्रोनाइज नहीं है, तो वो तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। उसमें हमारे को तो फिर सिंक्रोनाइज फिर बचा कहाँ? फिर तो M1 की जो उसका जो आप सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें। यस सर। डेटा इनकंसिस्टेंसी से तो क्या समझते हो आप? एक बार में एक ही थ्रेड उसको एग्जीक्यूट करे। यस सर। अब यहाँ जो M1 के अंदर लॉजिक है वो हमारा टिकट बुकिंग का लॉजिक है। एक ही टिकट बचा हुआ है, यहाँ हमने मल्टीपल अलाउ कर दिए तो एक से ज्यादा बंदों को टिकट असाइन हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे जो लॉजिक है वो वीडियो स्ट्रीमिंग का है, तो वीडियो स्ट्रीमिंग तो एक से ज्यादा देख ही सकते हैं, राइट? जो लॉजिक जो इसके अंदर लिखा है M1 का, उससे डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने उतने ही पीस ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज कर दिया है। लेकिन इससे अगर ये कहें कि आप हमने यहां सिंक्रोनाइज कर दिया और इसको नॉन सिंक्रोनाइज है, तो इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन फेल थोड़ी हो गया, इसका मतलब फेल थोड़ी हो गया। ये डिपेंड करता है कि आप किस लॉजिक को आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, किस वाले लॉजिक को आप नॉन सिंक्रोनाइज आई मीन जस्ट उसको नॉन सिंक्रोनाइज करना चाहते हो। आपको ट्विटर पे कोई ट्वीट पढ़ना है, अगर उसको आपको करना है तो कहां लिखना चाहिए हमें? M3 के अंदर, राइट? अगर शॉपिंग वाला लॉजिक लिखना है तो उसको कहां लिखना चाहिए? M1 के अंदर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ओके। लेकिन आप कहोगे T1 साथ में इसको भी कर रहा है, T1 साथ में इसको भी कर रहा है, वो नहीं है। T1 तो केवल किसको करेगा? M1 को ही कर रहा होगा। लेकिन इस बात की श्योरिटी रखेगा कि T2 है वो इसको नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ले लिया। क्योंकि ये वो क्या कर रहा है? सिक्योर कर रहा है कि आप उस समय ऑब्जेक्ट इसके पास है अभी, तो उसके लिए है ही नहीं, अभी रिलीज ही नहीं है, खाली नहीं है उसके लिए ऑब्जेक्ट। तो जब ये कंप्लीट कर लेगा अपना टास्क, फिर जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करेगा तो जो भी वेटिंग थ्रेड होंगे उनको चांस मिल जाएगा, फिर वो लॉक ले लेंगे। तो जो लॉकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो केवल सिंक्रोनाइज्ड जहां लगा होगा वही है, नॉन सिंक्रोनाइज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें टास्क पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा कि इसको लॉकिंग के साथ हम केवल इतना ही समझ सकते हैं कि एक थ्रेड एक टाइम पे दूसरों एग्जीक्यूट होगा तो दूसरे अलाउ नहीं होंगे। लॉकिंग से इतना ही समझ सकते हैं बस। करेक्ट, हाँ इतना समझ लो आप, इतना अब इसमें ऑब्जेक्ट लॉकिंग और क्लास लॉकिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ऑब्जेक्ट लेबल, हाँ वो दोनों देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो ऑब्जेक्ट लॉकिंग हमें समझ पड़ गया कि ऑब्जेक्ट लॉकिंग से मतलब क्या है।
ओके, लोग तो सोचते हैं कि एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी अलाउ नहीं होंगे। नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखते हैं ये क्या था, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्लास लेवल लॉक की। ओके, तो किधर है हमारा क्लास लेवल लॉक? क्लास डिस्प्ले कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे डिस्प्ले, आप इसकी कह रहे हो डिस्प्ले डी, ऊपर डिस्प्ले नाम से कोई क्लास होगी, है क्या इधर? ये डिस्प्ले नाम, ये तो थ्रेड है, डिस्प्ले क्लास कहाँ पे, ये रही, ये डिस्प्ले क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया इन्होंने उधर, है ना। अच्छा, ये एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल ले सकते हैं। तो डिस्प्ले डी किस टाइप का वेरिएबल है बताओ आप? डिस्प्ले क्लास टाइप का है। नेम किस टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का है। ये तो ले सकते हैं हम किसी भी क्लास में, है ना। किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास टाइप का वेरिएबल हम ले सकते हैं, वो चाहे क्लास हमारे टाइप की क्यों ना हो, है ना, दैट वी कैन डू। ओके, तो इसको पढ़ना, इसको समझना, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट। क्लास एग्जांपल में ट्राई कैच लिखा हुआ है। ट्राई कैच का अभी टॉपिक आने वाला है हमारा, जिसको बोल रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग, है ना, जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोल रहे हैं ना, उसमें इसको करेंगे। जनरली इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी आपको आ रहा होगा ना, ट्राई थ्रोज आ रहा होगा इस तरीके से ना, तो इनका क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। थ्रो एंड थ्रोज। तो ओके, क्लास लेवल लॉक पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द क्लास लेवल लॉक। तो देखिए, एवरी क्लास इन जावा है, जाओ जैसे ऑब्जेक्ट पे लॉक है ऐसे क्लास के पास भी एक यूनिक लॉक है। If a thread wants to execute a static synchronized method, static method तो मालूम है सभी को, guys everyone know about, दो ही तो मेथड होते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक। क्लास के नाम से जिसको कॉल कर ले रहे हो वो स्टैटिक हो गया, ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कर रहे हो वो नॉन स्टैटिक है, उसको इंस्टेंस मेथड हो गया। So if a thread wants to execute a static synchronized method, then it required, तभी इसको क्या जरूरत होगी? क्लास लेवल लॉक। क्लास लेवल लॉक, है ना, व्हाट वी नीड, क्लास लेवल लॉक की जरूरत होगी जब भी सिंक्रोनाइज मेथड, क्योंकि सिंक्रोनाइज मेथड को किससे कॉल कर रहे हैं हम, सॉरी स्टैटिक मेथड को किससे कॉल कर रहे हैं हम? क्लास के नेम, क्लास क्लास लेवल लॉक। तो अगर आपने स्टैटिक को बना दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि इसको रिक्वायर्ड होगी क्लास लेवल लॉक की। क्लास के पास भी लॉक होता है और लॉक एक ऑब्जेक्ट के पास भी होता है, बट वो ऐसे नहीं, वो जब भी सिंक्रोनाइज आ जाएगा ना कीवर्ड, तभी वो अपना एक्टिव हो जाते हैं वो लोग, है ना। व्हाइल अ थ्रेड एग्जीक्यूटिंग स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड, ये तो पता ही है, जैसे अभी थ्रेड नॉन स्टैटिक मेथड को नॉन स्टैटिक इंस्टेंस सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल कर रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल कर रहे हैं, देन रिमेनिंग थ्रेड आर नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट। तो जो बचे हुए थ्रेड हैं वो आपके एग्जीक्यूट उसमें करना अलाउड नहीं होगा, यानी किसी भी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को रिमेनिंग थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ऑफ दैट क्लास साइमल्टेनियसली, बट रिमेनिंग थ्रेड आर अलाउड टू एग्जीक्यूट। फिर जो बचे रिमेनिंग थ्रेड है वो किस किस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हमें क्या समझ पड़ा यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट पे लॉक ले रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा सिंक्रोनाइज मेथड आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उस पर लॉक लगा रखा है उसने। लेकिन अगर क्लास लेवल लॉक है तो आप देखिए बचे हुए तीन मेथड तो आप कॉल कर ही सकते हो, इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्लास लेवल है। क्लास लेवल ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं, एक साथ थ्रेड मल्टीपल थ्रेड उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई उसमें M1 मेथड है स्टैटिक सिंक्रोनाइज, M2 मेथड भी है स्टैटिक सिंक्रोनाइज, और आपने अगर अब ये स्टैटिक सिंक्रोनाइज कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या क्लास लेवल अनेबल हो जाता है, एक बार में थ्रेड है ना, एक ही थ्रेड उन्हें स्टैटिक सिंक्रोनाइज को एग्जीक्यूट कर पाएगा।
बट उसके साथ में और थ्रेड है ना, वो इन 3 मेथड को एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं क्लास लेवल लॉक में ऑब्जेक्ट लेवल लॉक में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें होंगी। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ओके, so I hope you understand this guys, है ना। so there is no link between object level lock and class level lock, है ना। या आप ऐसे समझो, अभी अगर आपको ना ओवरव्यू अगर समझना है तो स्टैटिक ब्लॉक हो, स्टैटिक थ्रेड हो, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, स्टैटिक ब्लॉक हो, स्टैटिक मेथड हो, सॉरी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हो, सिंक्रोनाइज्ड मेथड हो, या स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड हो, एक बार में एक ही थ्रेड अलाउड होगा। इतना ध्यान रखिए अभी आप, एक से ज्यादा थ्रेड उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इफ यू अंडरस्टैंड लॉकिंग मैकेनिज्म इट्स ओके, नॉट इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पर कर नहीं पाएंगे काम, है ना। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ब्लॉक तो हम लोग बात कर चुके हैं ना। ब्लॉक में बेसिकली नो आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर देते हैं। अब ब्लॉक में बात आ जाती है कि आपको लॉक क्या चाहिए, क्लास लेवल चाहिए, करंट ऑब्जेक्ट लेवल चाहिए, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपको लॉक चाहिए, वो हमें ध्यान देना होगा यहाँ पे। ये जो देख रहा है ना कि करंट ऑब्जेक्ट पे लॉक चाहिए तो दिस लगा दीजिए, इसके अंदर दिस डाल दीजिए, स्मॉल में हो गया दिस। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे है तो आपने स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट S1 यहाँ पास कर दीजिए। अगर क्लास पे चाहिए तो क्लास का नाम डॉट क्लास, ये क्लास लेवल लॉक आपका एप्लीकेबल हो जाएगा किस पर, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक पे। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक पर क्लास लेवल लॉक एप्लीकेबल हो जाएगा। सो रीड अबाउट इट वंस अगेन, ये FAQ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। एनी क्वेश्चन गाइस टिल हियर? आप लोग पढ़ना, ठीक है। और अभी हम लोगों को इसमें ना रीड राइट लॉक क्या होते हैं ना, इसके बारे में भी वी नीड टू डिस्कस अबाउट रीड राइट लॉक। 2 चीजों में हमें डिस्कस करना होगा, रीड राइट लॉक। ओके, सो बट या इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज इंटर थ्रेड? 2 थ्रेड विल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग वेट एंड नोटिफाई ऑल मेथड्स। इन मेथड्स का यूज करके, वेट, नोटिफाई ऑल मेथड्स का यूज करके, अगर आपके 2 थ्रेड आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग वेट, नोटिफाई ऑल मेथड्स, द थ्रेड विच इज रिक्वायर्ड अपडेशन it has to call wait method, the thread which is responsible to update it has to call notify method। यहाँ पे आपका है, आप ऐसे समझिए एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। एक कंपनी है कुछ सामान को मैन्युफैक्चर्ड कर रही है, दूसरी कंपनी है वो सामान को कंज्यूम कर रही है। एक सर्विस है जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी सर्विस है वो कंज्यूम कर रही है ना। तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर से हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है ना, प्रॉब्लम क्या आ सकती है? एक सर्विस है जिसने कुछ सामान प्रोड्यूस किया और दूसरी सर्विस है वो सामान को क्या कर रही है, वहां पे कंज्यूम कर रही है। अब बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जो सर्विस कुछ प्रोड्यूस कर रही है वो एनी हाउ अभी तक प्रोड्यूस कर ही नहीं पाई है, कुछ सामान उसने प्रोड्यूस नहीं किया है। तो जो कंज्यूमर सर्विस है उसको क्या करना चाहिए गाइस, क्या करना चाहिए उसको? वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए सर, उसको वेट करना चाहिए, राइट है नो। लेट मी टेल यू कि पेंट पे कुछ ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, या ऐसे आप देखो, ये कोई सर्विस है, दिस इज वन ऑफ सर्विस, ओके। और ये बीच में कुछ ऐसा जहां पे ये सर्विस बेसिकली प्रोड्यूस कर रही है, और एक और सर्विस है ना। ये बेसिकली क्या है ना, इसको मैं बोल दूं यहाँ पे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा गाइस ये? सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या हो जाएगा? सर्विस कंज्यूमर, है ना। इसने कुछ प्रोड्यूस किया
और यहां पर रख दिया, और इसने क्या किया, यहां से इसको रीड कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब क्या हो सकती है, जब ये मान लीजिए इसने कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हैज टू वेट। अब इसमें क्या चैलेंज आ सकता है, अगर ये वेट करे, इसको कैसे मालूम चलेगा कि इट हैज प्रोड्यूस समथिंग। जब ये प्रोड्यूसर notify कंज्यूमर, करे। ये बेसिकली जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसने कुछ प्रोड्यूस किया, इसने कंज्यूम कर लिया, अब पता चला कि इसने कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया अभी यहाँ पे, तो इसे प्रोसेस करना चाहिए, वेट करना चाहिए। इसको क्या कराएंगे हम लोग, कैसे वेट कराएंगे इसको? थिंक अबाउट गाइस, जोमेटो एप्लीकेशन पे ही चलते हैं हम लोग, जोमेटो एप्लीकेशन पे ही चलते हैं हम लोग, ठीक है गाइस, जोमेटो एप्लीकेशन पर ही हम लोग चलते हैं। जब तक मान लीजिए जोमेटो क्या कर रहा है, ऑर्डर हमसे ले रहा है, राइट, हम लोग ऑर्डर फूड बेसिकली ऑर्डर कर रहे हैं ना उससे गाइस। यस। मान लीजिए उसने फूड वो किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बंदे ने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो जो रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट सर्विस क्या कर रही है, उसको कंज्यूम कर रही होगी, करेक्ट, वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रही होगी। ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि इस पे किसी ने ऑर्डर प्लेस किया ही ना हो इस पे, या इसने अभी तक सर्विस प्रोड्यूस कर ही नहीं पाई है, तो इसको क्या करना होगा, रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। लेकिन इनको पता कैसे लगता है, हाउ दे गेट टू नो, इनको नोटिफाई किया जाता है। नोटिफाई क्या करते हैं, इसको नोटिफाई करते हैं। कैसे, मैसेज के थ्रू नोटिफाई करते हैं। मैसेजिंग क्यू को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आजकल, इसलिए काफका, एक्टिव एमक्यू, आई मीन बहुत ज्यादा जैसे यूज होते हैं, और वेट रिज्यूमे में काफी अच्छा वेटेज इंक्रीज करते हैं। अगर कोई पीओसी कर लेता है काफका एंड एक्टिव एमक्यू इन सब पे, मैसेजिंग क्यू पे, तो आई मीन इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। तो अब इसने सर्विस प्रोड्यूस की, इसने कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो इट हैज टू वेट। जब ये प्रोड्यूस करेगा तो इसको क्या नोटिफाई भी कर देगा साथ में। इसलिए ये दो मेथड हैं इसमें, देखिए जरा, आ गया हमारा नोट्स, ये रहा। वेट का मतलब वेट करना, नोटिफाई का मतलब है अवेक करना, और नोटिफाई ऑल का मतलब जितने भी वेट कर रहे होंगे सारे थ्रेड को अवेक करना। ओके गाइस, और ये मेथड है कहाँ पे बताइए आप लोग मुझे, ये मेथड कहाँ पर होंगे, क्या थर्ड क्लास के अंदर है ये? ऑब्जेक्ट क्लास के, ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू नल, और अगला इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें। तो मेरा इक्लिप्स है ना, रिस्पांस लेट कर रहा है, इसको रिस्टार्ट करना होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा मेथड है, कंट्रोल ओ, देखिए जरा, वेट, सॉरी, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। वेट के अपने आप में कितने मेथड है, 3 मेथड है। तो उफ्स में क्या बोलेंगे इनको, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, ओवरलोडिंग सर, ओवरलोड है। और नोटिफाई भी, नोटिफाई तो दोनों अलग ही अलग है ना? नोटिफाई और नोटिफाई ऑल। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये थ्रेड में यूज कर रहे हैं, बट ये ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, ये मेथड इसको थ्रेड में होना चाहिए था। व्हाई इट इज इन जैसे ना ये व्हाई दिस बिलोंग्स इन ऑब्जेक्ट क्लास। एनीवन फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? यू आर गोइंग टू फेस, है ना? तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो ये आपके क्या होगा, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। कॉन्सेप्ट क्या है नोटिफाई, नोटिफाई ऑल का? इट इज नोन एज इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, इफ दे आर गोइंग टू आस्क, डोंट इसको लेके वो नहीं होना है परेशान कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने। टू थ्रेड विल कम्युनिकेट ईच अदर बाय यूजिंग वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल मेथड। थ्रेड विच इज रिक्वायर्ड टू अपडेशन, इट हैज टू कॉल वेट, जिसको अपडेट जैसे करना है, अपडेशन जिसको चाहिए वो वेट करेगा, है ना? वंस उसको नोटिफाई कर दिया गया, वो अपनी सर्विस को वहां से कंज्यूम कर लेगा। द थ्रेड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट, इट हैज टू कॉल नोटिफाई मेथड। सो ये तो नॉर्मल वे में भी रहता है ना, कि जहां भी सप्लाई चेन होता है ना, जो भी फैक्ट्री कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एक सर्विस कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम कर रही है।
जब तक कोई कंपनी कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगी तब तक सर्विस कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना होगा। ओके तो ये तो रियल प्रॉब्लम हम सोच भी सकते हैं अपने सराउंडिंग। ओके वेट नोटिफाई ऑल मेथड्स आर अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट क्लास बट नॉट इन थ्रेड क्लास। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है गाइस, जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा क्यों है। You know, wait, notify methods are available in a object class but not in a thread class because thread are required to call these methods on any shared object। किसी भी shared object पे इसको कॉल कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि वो आपका क्या बोलते हैं, I mean that belongs in a thread। किसी भी shared object पे we can call the thread। If thread wants to call wait, notify all method, compulsory that thread should be owner of that object. That is, the thread has to get lock of that object, and the thread should be in the synchronized area में होना चाहिए वो thread आपका. That should be in a synchronized area. Hence, we can call wait, notify all methods only from कहाँ पे call कर सकते हैं? Only we can call from synchronized area. Where otherwise otherwise we will get runtime exception saying illegal monitor state exception हमें मिल जाएगा अगर आप कहीं अलग उसमें यूज कर रहे हो तो। okay so we will some more discussions we will do on it। okay so once I think these things तो हम इसमें एक डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड स्लीप, क्योंकि स्लीप से भी कुछ टाइम के लिए स्लीप करा रहे हैं, वेट इज ऑल्सो वेटिंग, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दो। तो डिफरेंस वहीं बनता है जहां कुछ सिमिलरिटी होती है। ओके तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। ये इसमें लॉक ले लेता है फिर लॉक को रिलीज करता है, इधर स्लीप में ऐसा कुछ नहीं। सो एनीवे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग थिंग्स। ओके आई थिंक फॉर द टुडे आई हैव डन, रीड अबाउट इट टिल हियर, otherwise we'll move on, and tomorrow, maybe day after tomorrow, we are going to start regular expression। anyone have any question guys? no कोई बात नहीं, आप उसको रीड करना और फिर हम धीरे धीरे उसको समझ लेंगे, ठीक है। नहीं भी समझेंगे तो जितना समझ आ जाए अभी उतना लेके चल जाएंगे आगे, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे फिर डिस्कस कर लेंगे। कोई अगर इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बनता है तो एट दैट टाइम वी कैन डिस्कस। एटलीस्ट थोड़ा भी समझ आ रहा है तो इट्स वर्थफुल, है ना। पहली बार में अगर आपको इतना भी आ रहा है तो इट्स गुड। चीजों को करते रहेंगे हम लोग, है ना। अभी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देख रहे हैं ना हम लोग इसका, है ना। तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इसका इतना ज्यादा भी यूज नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा यूज तो ऊप्स का है, सबसे ज्यादा यूज कलेक्शन का है। इट्स अ ऑप्शनल काइंड ऑफ थिंग्स। अब आप उसका मना भी कर दोगे अभी फॉर द टाइमिंग कि आई डिड नॉट वर्क इन अ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट, तो ये हमारे ऐसे करियर पे इम्पैक्ट नहीं डालने वाला। ओके सर कल मैंने एक ग्रुप पे शेयर किया था, एक बार आप देख लेना उसको, उसमें कुछ और चीजें ऐड करने का था तो